So I welcome you all at Gantavya Academy and this is your host Gantavya Darbari और हम ये चैप्टर जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो ये एक वन शॉट है और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने जो है चैप्टर थॉरोली रीड कर लिया है, ठीक है। तो हम इस चैप्टर के थ्रू रिवाइज करेंगे और देखेंगे कि हम क्या क्या कंटेंट पढ़ चुके हैं और उसमें से कितने टाइप के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं और हमारा जो बेसिस है वो है एनसीईआरटी, राइट। सो लेट्स मूव ऑन। सो एज यू कैन सी क्या लिखा हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ। तो हमारा जो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर शुरू होता है वो होता ही है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज से। तो आप देखिए इनमें मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर और हमें पता है मिल्क कैसा होगा, खराब हो जाएगा। एन आयरन तवा पैन इनील्स इज एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, डेफिनेटली उसमें रस्टिंग हो जाएगी। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, food is cooked, food gets digested in our body and we respire. So you know what, all these are chemical change and chemical change is chemical reaction। ये कौन कह रहा है, मैं नहीं, ये कह रही है एनसीईआरटी। लेट्स सी दिस। So what is written in all the above situation, the nature and the identity of initial substance have somewhat changed। है ना, हमने केमिकल चेंज में ही तो पढ़ा है कि some new substances are formed। We have already learned about physical and chemical change। तो physical change हमने 9th में पढ़े थे, जैसे melting of ice, chemical changes of matter in our previous classes। और जहां पे भी केमिकल चेंज होगा वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो केमिकल चेंज मतलब केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। तो आप कैसे डिफाइन करोगे भाई केमिकल रिएक्शन क्या होती है? सो द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ केमिकल्स टू फॉर्म न्यू केमिकल्स और न्यू कंपाउंड्स, राइट। दिस इज कॉल्ड केमिकल चेंज। तो चलिए देखते हैं इस पे कौन सा क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। सो लेट्स सी। So question is in front of the screen, which of the following is a chemical change? Twinkling of stars, cooking of vegetables, cutting of fruits, or boiling of water? Absolutely correct. You guessed it right. It is none other than cooking of vegetables. Very good. तो अब हम एक्टिविटी 1.1 देखते हैं और एक्टिविटी के थ्रू हम आपका रिवीजन करेंगे। सो हियर वी गो। तो कई बार ये क्वेश्चन आता है कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है नहीं हो रही, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो एक ये फॉर्मूला है जिसके थ्रू आप इसे लर्न कर सकते हैं, सेंट्रल जीएसटी। तो जीएसटी एक टैक्स होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। तो सी फॉर कलर चेंज। तो अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में कलर चेंज ऑब्जर्व है तो इसका मतलब रिएक्शन हो रही है। अगर इवोल्यूशन ऑफ गैस, जी फॉर गैस, गैस इवॉल्व हो रही है तो मुझे पता चल जाएगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। एज फॉर स्टेट चेंज, अगर स्टेट चेंज हो रही है तो भी मुझे पता चल सकता है कि chemical reaction is taking place। And last, if change in temperature is there, whether heat is given out or heat is absorbed, then also we can see that the chemical reaction is taking place। So सेंट्रल जीएसटी के थ्रू इसको याद किया जा सकता है। सो यू कैन सी दिस इज एक्टिविटी और इस एक्टिविटी में क्या लिखा है देखते हैं। तो कॉशन ये कह रहा है कि कॉशन रखना है कुछ। क्या कॉशन रखना है भाई? दिस एक्टिविटी नीड्स टीचर असिस्टेंस। ओके, इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट्स वियर आई ग्लास। सवाल है क्यों, सवाल है क्यों, और इस एक्टिविटी के बाद मैं आपको इसका आंसर दूंगा। फर्स्ट पॉइंट है, क्लीन अ मैग्नीशियम रिमेन अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग by rubbing it with sandpaper। क्वेश्चन है why we need to rub it with sandpaper। Listen it carefully because मैग्नीशियम रिमेन जो है, और मैग्नीशियम एक रिएक्टिव मेटल है जो कि ऑक्सीजन से, जो कि एयर में मौजूद है, रिएक्ट करता है और बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है ना। तो मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो जनरली बेसिक इन नेचर होते हैं, और ये जो बेसिक ऑक्साइड है ये जलता नहीं है, इट विल नॉट बर्न। इसीलिए मुझे उस मैग्नीशियम रिबन से इसको सैंड पेपर के थ्रू रब करना है। अगर ये जल रहा होता मेरे बच्चों
तो मैं जला देता, है ना, फिर इसे रब करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। नाउ hold it with a pair of tongs, burn it using a sprit lamp or burner and collect the ash so formed in a watch glass। तो ये watch glass है, यहाँ पे हम ash collect कर रहे हैं। burn the magnesium ribbon, keep it away as far as possible from your eyes। क्यों? अब मैं इसका आंसर दे रहा हूँ, आई ग्लास क्यों? बिकॉज ये जलता है वाइट डिजलिंग फ्लेम, बहुत चमक होती है इसमें, एकदम डायरेक्टली देखना भी नहीं चाहिए इसको। वाइट डिजलिंग फ्लेम, वाइट डिजलिंग फ्लेम, कई बार बच्चे डिजलिंग फ्लेम बोल देते हैं, यू हैव टू मेंशन इट वाइट, ठीक है, वाइट फ्लेम, डिजलिंग तो है ही इंपॉर्टेंट, पर वाइट फ्लेम भी बताना पड़ेगा, राइट। तो इसमें एक और क्वेश्चन बनता है, लेट्स डाइव इनटू दैट, कि हमने ये आई ग्लास क्यों पहना, तो मैंने आपको भी बताया कि इट बर्न्स विद आई डिजलिंग फ्लेम, जिसमें लॉट ऑफ एनर्जी होती है। तो ये क्या बनाता है, पाउडर बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ऑब्जर्व किया कि मैग्नीशियम रिबन जो था वो बर्न करके पाउडर फॉर्म में मैग्नीशियम ऑक्साइड आ गया। अब आप ये सोचो कि ये जो मेरा वॉच ग्लास है ना, इसमें सपोज वाटर के कंटेंट होते, तो क्या हो कि इस वॉच ग्लास में मॉइस्चर हो, है ना, तो क्या होगा, क्या होगा? तो भाई ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये वाटर से रिएक्ट कर जाएगा और ये बना लेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना लेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसको और डिटेल में पढ़ेंगे हम मेटल नॉन मेटल में। तो एसिड बेस पे हमारे पे आता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो एज एन एंटी एसिड अब यूज कर सकते हो, वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, फूड एडिटिव में यूज करते हैं, डिओड्रेंट में यूज होता है जो कि अंडर आर्म लगाया जाता है, ठीक है। तो इस एक्टिविटी 1.1 से हमें ये क्वेश्चन मिले और आई कैन एश्योर यू कि आप इन क्वेश्चंस को नाउ यू कैन आंसर इट वेरी वेल, दैट व्हाई मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड विद सैंडपेपर, राइट। व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न। तो आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन में पूछा गया, ऑब्जर्वेशन पूछी है, ठीक है। ऑलवेज सपोर्ट योर आंसर विद इक्वेशन। एंड व्हाट विल हैपन इफ मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट विद मॉइस्चर, and they can also ask uses of magnesium hydroxide। तो पॉज करिए और इनको आंसर करिए कॉपी में, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एक्टिविटी। सो नेक्स्ट एक्टिविटी यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, जहां पे मैंने लेड नाइट्रेट, है ना, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड मिलाया। तो लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड दोनों आप देख सकते हो कलरलेस है, और जब इनको मिला रहे हैं तो यू कैन सी द कलर ऑब्जर्व्ड। सो यू कैन सी व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। लेड नाइट्रेट मेरा एक्वस है, पोटेशियम आयोडाइड मेरा एक्वस है। व्हेन पोटेशियम आयोडाइड solution is added to lead nitrate solution, then what will happen? Yellow precipitate of lead iodide। चूंकि ये precipitation है तो solid है, dissolve नहीं हो रहा है, is produced along with potassium nitrate, ठीक है। कौन सी रिएक्शन अभी हम पढ़ेंगे, पर चूंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सारी रिएक्शन, हम इसके थ्रू थोड़ी रिवीजन कर रहे हैं। तो यू कैन आंसर इट दैट दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और यहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं, ठीक है। नया कंपाउंड क्या बना है, लेड आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट। तो आपकी ऑब्जर्वेशन है कि येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज ऑब्टेन्ड। कौन सी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब कई बार ये आ जाता है कि भाई मेरे पे अगर लेड नाइट्रेट ना हो तो मैं क्या ले पाऊं कि मेरा प्रेसिपिटेशन हो जाए। तो आप देखो मुझे लेड चाहिए ना इसमें से, क्योंकि आयोडीन तो ये पोटेशियम आयोडाइड दे रहा है, तो आप लेड एसीटेट ले सकते हो, है ना, लेड एसीटेट ले सकते हो। सो इन दिस वे यू कैन ऑल्सो आंसर इट, ठीक है। एक आपके एनसीईआरटी में एक प्रॉब्लम गिवन है, लेट अस सी दैट। रिकॉल द एक्टिविटी 1.2 जो अभी हमने देखी। व्हेन यू हैव मिक्स्ड द सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड, what was the color of precipitate form? Okay, so it is yellow. Can you name the compound precipitated? Yes, lead iodide. Write a balanced chemical equation. And is this a double displacement reaction?
तो जस्ट टेक योर टाइम, pause it, answer it. Okay? Okay, I hope you have answered. So let's move to the next activity. So here is on my screen we have activity 1.3. तो आपने क्या किया, एक मेटल लिया क्योंकि यहाँ पे जिंक है, जिंक को आपने कोनिकल फ्लास्क में लिया है और इसमें आपने एसिड ऐड किया है, डाइल्यूट एसिड ही लेते हैं हम, ठीक है। तो जिंक प्लस डाइल्यूट एसिड लिया है आपने, तो व्हाट इसमें लिखा है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, व्हाट डू यू ऑब्जर्व अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल्स। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे इसके साथ हाइड्रोजन गैस जो है वो निकलने लगेगी, ठीक है, हाइड्रोजन गैस विल इवॉल्व। सो लेट मी राइट अ रिएक्शन फॉर यू। तो आपने क्या किया था, जिंक लिया, ठीक है, इसको H2SO4 में डाला, आप HCl भी ले सकते थे, क्या बना, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई और जब मैं एक बर्निंग कैंडल लेके आऊंगा माउथ पे, यहाँ पे किसके माउथ पे, टेस्ट ट्यूब के माउथ पे, तो वो बर्न करेगा पॉप साउंड। तो कई बार हम पूछते हैं भाई व्हाट इज द टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन, तो आप कहते हो इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। नो, इसका करेक्ट आंसर है व्हेनेवर अ बर्निंग स्प्लिंटर और अ बर्निंग कैंडल ब्रिंग नियर टू द माउथ देन इट गिव अ पॉप साउंड, ठीक है। अब देखो सेकंड में पूछा था इसने, व्हेन यू आर टचिंग दिस कोनिकल फ्लास्क, अगर आप इस कोनिकल फ्लास्क को टच करोगे तो क्या देख रहे हो आप, टेम्परेचर के रिगार्डिंग क्या देख रहे हो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन इन विच हीट इज लिबरेटेड, हीट इज लिबरेटेड, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि सर मगर मैं जिंक की जगह कोई और मेटल लूं, हाँ आप ले सकते हैं, कोई भी रिएक्टिव मेटल ले सकते हैं जो हाइड्रोजन से ऊपर है, डेफिनेटली इट विल शो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमने आपको यहाँ टाइप भी बता दिया, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, राइट। एंड आई होप यू हैव आल्सो आइडेंटिफाइड इट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एक्टिविटी। सो एक्टिविटी 1.4, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है क्योंकि अगर आप पास्ट 10 इयर्स देखोगे तो ये वाली एक्टिविटी बहुत फ्रीक्वेंटली यूज हुई है। चलिए इसे पढ़ते हैं। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड लिया मैंने जिसको मैं क्विक लाइम भी बोलता हूँ, और इसको वाटर में डाला है। यू कैन सी द बबल्स स्टार्ट कमिंग, राइट, बबल्स स्टार्ट कमिंग। तो व्हाट एग्जैक्टली वो क्या कह रहा है, डू यू फील द चेंज इन टेम्परेचर, यस इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो था उसको जब आपने पानी में डाला तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना एंड लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड, ओके। यू कैन सी this is a combination reaction in which two compounds are combining to form another compound, right, and simultaneously heat is also released, so you can say it is an exothermic reaction. Okay, so let us see this question number 4 of NCERT. Let us read this. So, a solution of a substance X is used in whitewashing. ठीक है, तो क्लू दे रहा है कि X जो है वो व्हाइट वॉश में यूज होता है। आइडेंटिफाई करो X क्या है और उसका फॉर्मूला क्या है। तो just now we have seen the substance whose solution in water is used for whitewashing is calcium oxide. तो पहले नाम लिखेंगे फिर इसका फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। Then what he is asking, write the reaction of the substance X in water. तो कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम क्विकलाइम बोलते हैं, जो वाटर के साथ जब रिएक्ट होता है तो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड। इस केस में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड, तो ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। और बनता क्या है इसमें, इसमें बनता है आपका स्लेक्ड लाइम, जो लिखा हुआ है रिएक्शन में, द स्लेक्ड लाइम इज फॉर्म, व्हाट इज फॉर्म, स्लेक्ड लाइम इज फॉर्म, राइट। अब यहां थोड़ा हम देखेंगे कि भाई ये जो स्लेक्ड लाइम हम बता रहे हैं ये क्या है। तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है आपका, द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेसिकली, सो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, CaOH होल ट्वाइस, ये स्प्रिंगली सॉल्युबल होता है, ठीक है।
तो अगर ये सॉल्युबल है, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं लाइम वाटर, लाइम वाटर। और अगर ये सॉल्युबल नहीं है ना, तो इसे बोलते हैं स्लेट लाइम। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना। आई होप दिस इज क्लियर। अब ये एनसीईआरटी में गिवन है बॉक्स में व्हाट डू यू नो, और कई बार बॉक्सेस के डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अ सॉल्यूशन ऑफ स्लेट लाइम प्रोड्यूस्ड इन 1.1.3 जो अभी हमने देखी इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग वॉल्स। तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो हमने व्हाइट वॉश किया, ये एयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है और ये थिन लेयर कैल्शियम कार्बोनेट की बना लेता है। पर इसको बनने में लगभग 2 से 3 दिन लगते हैं और ये कैल्शियम कार्बोनेट ही है जो शाइनी फिनिश देता है, राइट। तो पता है आपको ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये मार्बल जो हम घरों में मार्बल यूज करते हैं, दैट इज ऑल्सो कैल्शियम कार्बोनेट, राइट। आई होप दिस एक्टिविटी इज क्लियर। ओके, सो लेट अस सी दिस एक्टिविटी। दिस इज एक्टिविटी 1.5 और टॉपिक है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो आपने क्या किया है इसमें 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स लिए जिनका कलर उसने पूछा, कलर था ग्रीन, राइट। हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम। देखिए यहाँ पे बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम कर रहे हैं। अब यहां से आप हाथ से व्राफ्टिंग, ये देखिए व्राफ्टिंग ऑफ गैस, यानी आप अपने पास लाके स्मेल करना चाह रहे हो कि भाई इसमें क्या कोई स्मेल भी आ रही है। और उसने पूछा जो कलर बना, कंपाउंड जो बना उसका कलर क्या था, तो ब्राउन कलर था। अब इसको डिटेल में देखते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं जो हमारा फेरस सल्फेट है इसका ग्रीन कलर है, क्रिस्टल अगर है तो FeSO4.7H2, जिसे हम ग्रीन विट्रॉल भी बोलते हैं। जब इसे हीट करेंगे तो ये बनाएगा फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। लेट अस सी द रिएक्शन। तो FeSO4 जिसका ग्रीन इन कलर था, हीट की प्रेजेंस में डिकम्पोज होता है, दैट इज व्हाई इट इज थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बना, Fe2O3 जिसका कलर था ब्राउन। राफ्टिंग के थ्रू सल्फर डाइऑक्साइड हमने ली जिसका बर्निंग सल्फर था। और ये क्या होता है, ये नॉन मेटल ऑक्साइड है तो इसकी एसिडिक नेचर होती है, एसिडिक नेचर होती है, ठीक है। और दूसरी गैस जो मिली वो थी सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, किसी ना किसी फॉर्मेट में ये पूछी ही जाती है, ठीक है। अगर आप लास्ट ईयर के बोर्ड के पेपर देखोगे तो ये कहीं ना कहीं रिएक्शन आपको मिल ही जाएगी। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एक्टिविटी। सो एक्टिविटी 1.6 ये है थर्मल डिकम्पोजिशन, जहां पे आपने लेड नाइट्रेट लिया है बॉइलिंग ट्यूब में और आप हीट कर रहे हैं फ्लेम पे, और ये पूछ रहा है व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो देखिए इस रिएक्शन में लेड नाइट्रेट जो कि था कलरलेस, ये है इसका कलर, कलरलेस है। जब मैंने इसे हीट किया तो ये डिकम्पोज हो गया और इसका कलर आ गया येलो। ये येलो कलर किसका है, लेड ऑक्साइड का। साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यू कैन सी दीज फ्यूम्स विच आर कमिंग, दीज आर ऑफ ब्राउन फ्यूम्स एंड ऑक्सीजन गैसेस देयर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पर ये निग्लेक्टेड रिएक्शन है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। in one form or the other this will be coming in the exam, in the board exams I am talking about, right? So let's move to the next. So let us see this activity 1.7 जो है हमारी electrolysis of water। तो क्या करना है इसमें, टेक अ प्लास्टिक मग, एक मग लिया हमने, ठीक है, प्लास्टिक का मग था। 2 होल्स किए उसमें, रबर स्टॉपर लगाया और उसमें हमने इंसर्ट किए 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स। तो आपको याद रखना है जो हमारे इलेक्ट्रोड हैं वो किसके बने हैं, कार्बन। और कार्बन में भी हमें पता है ग्रेफाइट इज यूज्ड, राइट। नाउ कनेक्ट दीज इलेक्ट्रोड विद 6 वोल्ट बैटरी, fill the mug with water such that the electrode are immersed and add few drops of sulfuric acid, few drops of sulfuric acid we are adding। नाउ क्वेश्चन इज व्हाई वी आर एडिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो बच्चों जो हमारा वाटर होता है, अगर मेरा प्योर वाटर है तो वो बैड कंडक्टर है, ठीक है। डिस्टिल्ड वाटर बैड कंडक्टर होता है, पर अगर टैप वाटर है उसमें हो सकता है कुछ मिनरल्स हों, पर वो मिनरल्स उतने काफ़ी नहीं हैं कि वो कंडक्ट कर सकें इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ इस केस में मैं मान के चल रहा हूँ कि हमने डिस्टिल्ड वाटर लिया है और उसमें क्यों ऐड किया एसिड, सो दैट एसिड क्या करेंगे, आयंस बनाएंगे, और आयंस क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, सो इट विल बिकम अ गुड कंडक्टर, राइट। तो अब
यहाँ क्या फाइंड करने को इसने बोला, बबल्स बने और डिस्प्लेस हुआ वाटर, ठीक है, और ये जो आपकी टेस्ट ट्यूब थी जो इन्वर्टेड थी उसमें गैस कलेक्ट हो गई, राइट। अब आप इसको देख पा रहे हैं, ठीक है, तो ये मेरा जो कैथोड है यानी ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है, एनोड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है, यहाँ पे आप बता दीजिए। और रिएक्शन जब होगी तो उसमें क्या बनेगा, आपका बनेगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस, राइट। तो इस केस में आपको क्या बताना है, पहला ये बताना है कि जो इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड इज सेम इन बोथ द केसेस, जो कि आपको देख के ही पता चल रहा है कि हाइड्रोजन इज मोर देन ऑक्सीजन, राइट। सो लेट अस सी दिस इन डिटेल। Let us check this question. What is the amount of gas is collected over test tube when electrolysis of water is done? तो water जब हम एसिड की प्रेजेंस में और इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में तोड़ते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है और ऑक्सीजन गैस इवॉल्व करता है, राइट। चलिए अब देखिए, ये हाइड्रोजन जो है वो कैथोड मतलब कैटाइन बनाता है, तो ये कैथोड पे कलेक्ट होगी और ये कलेक्ट होगा एनोड पे, ठीक है। अब अगर मैं इसको बैलेंस करता हूं, अगर मैं इसे बैलेंस करूं तो ऑक्सीजन 2 है तो यहां भी 2 लगा दिया, तो यू कैन सी कि जो अगर ये पूछता है यहां पे, जैसे इसने क्या पूछा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है 2:1, ठीक है। दैट इज वाई द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज डबल टू दैट ऑफ द ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ये जो है 2 मोल है और यहाँ 1 मोल है। अगर आप इसे मोल की फॉर्म में बताओगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। रिएक्शन लिखना काफ़ी है, इस रिएक्शन के थ्रू आप समझ पा रहे हो, इंग्लिश का पेपर तो ये है नहीं, थ्रू रिएक्शन वी कैन सी। तो आपको यहाँ पे 2 चीज़ देखनी, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशियो दिया है या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो दिया है, ठीक है। और ये कहाँ बना है, कहाँ बना है, कैथोड पे एनोड पे, वो आपको बताना है। डायग्राम इज अ मस्ट। लेट अस सी द नेक्स्ट वन। नाउ दिस इज एक्टिविटी 1.8, राइट। क्या कह रहा है इसमें, ये जो है फोटोलिसिस है। फोटोलिसिस क्या होती है, फोटोलिसिस क्या होती है, जब लाइट की प्रेजेंस में किसी चीज को भी आप तोड़ते हो, तो ये डिकम्पोजिशन का एक टाइप है। 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड दिया आपने चाइना डिश में, दिस इज अ चाइना डिश, ठीक है। अब यहां से सनलाइट आ रही है तो सनलाइट इसमें पड़ रही है, तो यू विल सी दैट वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे। तो जो सिल्वर क्लोराइड का कलर था वो क्या था, क्या कलर था, वाइट था। इसका कलर क्या है, वाइट है, ठीक है। और ये बना जब, तो ये किस कलर का हो गया, ग्रे, ठीक है। दिस इज द ऑब्जर्वेशन। और ये क्या है, फोटोलिसिस है, लाइट की प्रेजेंस में टूट जाता है। सेम रिएक्शन यू कैन सी ओवर हियर, जहां पे मैंने सिल्वर ब्रोमाइड लिया है, ये भी ऐसे बिहेव करेगा, सिल्वर और ब्रोमीन गैस निकल गई है। सो द अबव रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो रिएक्शन है फोटोलिसिस की, ये कहाँ यूज होती थी। अब तो डिजिटल कैमराज आ गए हैं, पर पहले फोटोग्राफी में भी हम निगेटिव यूज करते थे, तो वहां पे ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में ये यूज होता था। व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉज्ड दीज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सो इट इज लाइट, सनलाइट, okay. We can see that decomposition reaction require energy either in the form of heat. अब डिकम्पोज जब मैं कर रहा हूं तो या तो हीट की प्रेजेंस में करूंगा यानी थर्मोलिसिस, लाइट की प्रेजेंस में करूंगा फोटोलिसिस, या इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में करूंगा इलेक्ट्रोलिसिस। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन बताइए इन 3 फॉर्म्स, तो आप अपने आंसर को सपोर्ट करेंगे विद द रिएक्शंस, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। सो रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहां पे इसने एक और चीज कही कि अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है, अभी तक तो हमने एक्सोथर्मी की देखी थी जहां पे हमने एसिड में जिंक डाला था, पर इन दिस केस वी कैन सी दैट यहां पे क्या हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है। नाउ लेट अस सी दिस एक्टिविटी, जहां पे इसने बेरियम हाइड्रोक्साइड दिया 2 ग्राम, एनसीईआरटी में गिवन है ये। 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड दिया और इसे मिक्स कर दिया विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड,
ठीक है, फिर उसने कहा इसको छू। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इज द रिएक्शन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक? सो बेटा दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। ओके, सो लेट मी शो द रिएक्शन। तो आपका था बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसमें आपने क्या किया था? अमोनियम क्लोराइड डाला था, अमोनियम क्लोराइड। और क्या हुआ जब हमने इसे चलाया? तो बेरियम क्लोराइड बन गया, बेरियम क्लोराइड बन गया, अमोनिया गैस बन गई, और क्या बना? वाटर। पर ये जो रिएक्शन थी ये क्या थी? एंडोथर्मिक रिएक्शन थी, यानी अब यहां पे हीट यहां थी, निकल नहीं रही थी, एब्जॉर्ब हो रही थी। तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। यू कैन बैलेंस इट। ओके, बैलेंस करके आप लिख सकते हैं इसको। यू ऑल नो हाउ टू बैलेंस इट। ओके, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी में क्वेश्चन एक पूछा गया है, लेट अस सी। Why is respiration is considered as exothermic? Exothermic क्यों कहलाता है? For the sustenance of life we require energy. हमें हर चीज के लिए एनर्जी चाहिए. We obtain this energy from our food. That is why we are taking the food. So in the process of digestion, the food molecules get converted into simpler substances like glucose. Then this glucose combine with oxygen and provide energy. डिपेंड करता है वो एरोबिक है या एनारोबिक है। सो इस होल प्रोसेस में जो रेस्पिरेशन कहलाता है, इसमें एनर्जी रिलीज होती है। अब जब एनर्जी रिलीज हो रही है तो एक ऐसी रिएक्शन होगी एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक वेयर एज ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस लाइक कार्बोहाइड्रेट, है ना, ग्लूकोज, एंड ग्लूकोज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज ऑक्सीडाइज टू लिबरेट एनर्जी। तो ये जो ग्लूकोज है जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, वाटर वेपर रिलीज करेगा और एनर्जी रिलीज होगी। इसलिए ये क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। राइट, आई होप इट इज क्लियर। चलिए, अब ये एक क्वेश्चन और गिवन है आपके एनसीईआरटी में, और ये बड़ा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि भाई एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, इनको एग्जांपल से समझाइए। सो एक्सोथर्मिक, एग्जिट मतलब निकलना, एक्सो, तो जब भी किसी रिएक्शन में से हीट निकले, हीट इज गिवन आउट, तो हम उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो हमने कई सारी रिएक्शन पढ़ी है। किसी भी कार्बन कंपाउंड को ऑक्सीजन से जलाओगे, कार्बन को ऑक्सीजन से जलाओगे, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, साथ में लॉट ऑफ हीट इज रिलीज। एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, इसमें भी निकलेगी। और अगर आप जिंक, अभी जो हमने पहले रिएक्शन पढ़ी थी कि जिंक को किसी भी मेटल से रिएक्ट करेंगे लाइक H2SO4, तो हमारा क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा, जिंक सल्फेट, ठीक है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और यहां पे बहुत सारी हीट निकलेगी। ट्रायंगल ये शो कर रहा है कि हीट निकल रही है, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है? तो जर्नली हमने ये देखा कि जितनी भी रिएक्शन जो थर्मल डिकम्पोजिशन है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। फिर भी कुछ अलग से आपको दे रहे हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन करके NO बना रही है, कार्बन हाई वाटर से मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है। ये दोनों को दोनों एंडोथर्मिक रिएक्शन, और इससे पहले भी हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी, वो भी आपने देख ली है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एक्टिविटी नाउ। नाउ अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन देखना चाह रहे हैं जो कि है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को जानने से पहले आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए, विच आई एम राइटिंग फॉर यू। अब यहां हाइड्रोजन भी दी हुई है, तो हमें बताया गया कि भाई ये हमने प्रैक्टिकली अपनी लैब में तैयार कर ली रिएक्टिविटी सीरीज बेस्ड ऑन द एक्टिविटी, और ये पता चला एज यू मूव डाउन द ग्रुप द रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये कहता है कि भाई अगर मोर रिएक्टिव मेटल है तो वो लेस रिएक्टिव मेटल को हटा देगा। अब ये एक्टिविटी सीखने की कोशिश करते हैं। हमने ली 3 आयरन नेल्स, देख तो मुझे 2 ही रही है वैसे, चलिए, एंड क्लीन देम विद सैंड पेपर। ओके, टेस्ट ट्यूब मार्क किया, टेस्ट ट्यूब भी मार्क किया, 10 ml लिया कॉपर सल्फेट,
द टाई टू आयरन इज, अच्छा 2 आयरन नेल मैंने टाई की है केयरफुली कॉपर सल्फेट में, और टेस्ट ट्यूब बी में मैंने 20 मिनट के लिए सस्पेंड कर दिया, एंड कीप 1 नेल एसाइड फॉर कंपैरिजन। ठीक है, तो 3 ही ली थी, 2 इसमें डाली है। आफ्टर 20 मिनट्स लेट अस सी व्हाट टू ऑब्जर्व। नेक्स्ट पेज। तो आप देखिए जो कॉपर सल्फेट में डाला गया था, कॉपर सल्फेट ये था ना, इसमें आयरन नेल डाली मैंने। अब जब आयरन नेल डाली तो आप देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज हो गया, इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का। क्यों चेंज हो गया, क्यों चेंज हो गया समझो। वाई डज द आयरन नेल बिकम रेडिश ब्राउन, ये देखिए आप इसका कलर, इससे अगर मैं कंपेयर करूं, ये मेरा कलर था ओरिजिनली, ये अब कलर देखिए रेडिश ब्राउन हो रहा है, और द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फेड हो गया ये, राइट। क्यों हुआ, क्योंकि जो आयरन था जो कि मैं कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करवा रहा था, आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव डिस्प्लेसेस दिस कॉपर। उसने कॉपर से कहा भाई साहब हटिए यहां से, उसने कहा क्यों हटूं, क्योंकि भाई मैं ज्यादा रिएक्टिव हूं, तुम यहां से हटो। तो ये इसके साथ सॉल्ट बना लेगा और कॉपर बाहर आ जाएगा। इसके कारण हुआ क्या कि कॉपर जो था वो आयरन के ऊपर डिपॉजिट हो गया, और ये जो कॉपर सल्फेट था इसका ब्लू कलर फेड हो गया, अभी ग्रीनिश कलर हो गया, राइट। सो एग्जैक्टली दिस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, राइट। ओके, अदर एग्जाम्पल्स कैन बी, यू कैन सी द एग्जाम्पल्स। ये मेरे पे जिंक है, इसको मैं कॉपर सल्फेट में डालूंगा, अगेन कॉपर गेट डिस्प्लेस्ड। लेड है, कॉपर क्लोराइड है, लेड क्लोराइड बन जाएगा, कॉपर विल गेट डिस्प्लेस। तो लेड एंड जिंक आर मोर रिएक्टिव मेटल देन कॉपर, दैट इज व्हाई इट डिस्प्लेस इट फ्रॉम द कंपाउंड। यहां तक मुझे लगता है आपको समझ में आ चुका है। सो यू नो व्हाट, केमिस्ट्री बड़ा आसान सब्जेक्ट है, प्रोवाइडेड आप उसे सही से पढ़ें। दिक्कत ये होती है कि हम इसको हार्ड मान के पढ़ते रहते हैं, जबकि ये वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। केवल 4 टाइप की रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन है ना। फिर आपकी आपकी कॉम्बिनेशन के बाद डिकम्पोजिशन है, डिकम्पोजिशन भी 3 टाइप की हो गई, हीट से, लाइट से, इलेक्ट्रिसिटी से। देन वी हैव डिस्प्लेसमेंट जो हमने अभी पढ़ी। ओके, सो लेट्स सी द क्वेश्चन। So this is question number 14, which is given in our exercise. In a silver refinery, the recovery of silver from silver nitrate solution involved displacement reaction, okay, by metal copper. तो आप देखो, मुझे पता है कि सिल्वर जो है वो सिल्वर नाइट्रेट है, कॉपर अगर मैं डालूंगा, कॉपर मोर रिएक्टिव है, तो ये सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा, तो सिल्वर मेरी डिपॉजिट हो जाएगी, राइट। तो अब ये एक और तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर, तो इसको देखते हैं। कैन वी स्टिर अ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन विद कॉपर स्पून। अब ये क्या कह रहा है, मेरे पे सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, क्या मैं कॉपर स्पून से उसको डिजॉल्व या उसमें स्टिर कर सकता हूँ। वाई या वाई नॉट, सपोर्ट योर आंसर। सो अभी हमने पढ़ा है कि भाई सिल्वर नाइट्रेट है, कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है, अगर मैं कॉपर से स्टिर करूँगा डेफिनेटली कॉपर में होल हो जाएंगे, है ना, क्योंकि वो कॉपर डिजॉल्व हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट में और सिल्वर को हटा देगा, कॉपर नाइट्रेट बना लेगा। So no, we cannot stir silver nitrate solution with copper spoon because copper will displace silver from its salt solution and will form copper nitrate solution. तो रिएक्शन इसमें कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं, why a brown coating is formed on iron rod, जो भी हमने देखा था ना, iron rod is capped in copper sulfate after some time and what do you observe, तो हमने ऑब्जर्व ये किया था कि जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर है वो ग्रीनिश हो जाएगा और आयरन नेल पे ब्राउन कलर की कॉपर कोटिंग हो जाएगी, ठीक है, राइट। चलिए एक और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखते हैं। सो दिस इज फ्रॉम अवर एक्सरसाइज। यहां पे मेरे पे है Fe2O3, इसमें Al डाला, तो Al बीइंग मोर रिएक्टिव ये हटा देगा इसको और ये खुद Al2O3 बना लेगा। तो ये कौन से टाइप की रिएक्शन है, ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पर ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये यहाँ पे जो आयरन है ये इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा कि आयरन विल कम इन द मोल्टेन स्टेट, और ये हमारी रिएक्शन है थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन जो मेटल नॉन मेटल में पढ़ेंगे डिटेल में। अभी सिर्फ आप ये समझ लीजिए कि जो हमारे रेलवे ट्रैक्स होते हैं,
अगर वहां पे कुछ क्रैक्स पड़ जाता है तो इस रिएक्शन के थ्रू ही हम उन रेलवे ट्रैक्स को सही कर सकते हैं, राइट? सो दिस इज विच टाइप ऑफ रिएक्शन? इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. I hope it is clear. Let's move to the next. तो अभी हमने ये देखा कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, राइट? चलिए, ओके, सो लेट अस सी दिस एक्टिविटी 1.10, और यहां पे हम देख पा रहे हैं रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो देखो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर आप रिकॉल कर पाओ, सपोज मेरे पे है एक कंपाउंड ए बी, जिसको मैं ये मान के चल रहा हूँ ये पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, और ये रिएक्ट कर रहा है सी डी से. ओवर हियर दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव. तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस हो सकता है, यानी ए विल गो विद डी प्लस सी विल गो विद बी. तो यहाँ पे आपने क्या ऑब्जर्व किया? यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है. तो अब इसी को हम समझने की कोशिश करते हैं. तो हमारे पे क्या है? यहाँ पे हमने 3 ग्राम क्या लिया? 3 ग्राम हमने लिया सोडियम सल्फेट, ठीक है, इन aqueous solution, you can see over here, right? In another test tube we have taken barium chloride, that too in solution, और ये दोनों colorless हैं, they both are colorless. पर जब मैंने इन दोनों को ऐड किया, what I observe, so what I observed that white substance is forming, white substance is forming which is insoluble, okay, जो precipitate बना रहा है, और इसके साथ ही NaCl भी है जो aqueous state में पड़ा हुआ है, पर प्रेसिपिटेशन बन रहा है बेरियम सल्फेट का. तो यहां प्रेसिपिटेट का कलर क्या है? व्हाइट प्रेसिपिटेट है, राइट? व्हाइट प्रेसिपिटेट किसका है? बेरियम सल्फेट का. सो सोडियम सल्फेट रिएक्टिंग विद बेरियम क्लोराइड, बोथ आर कलरलेस, forming barium sulfate which is giving white precipitate and NaCl is formed. So such type of reaction जो हम पढ़ पा रहे हैं, ये कौन सी रिएक्शन है? ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. And in this case, what we have seen that precipitate is forming, that is some solid substance is forming which is insoluble. That is why it is also called precipitation reaction. I hope this is clear to you. So you can see what causes this. So जो white precipitate है बेरियम सल्फेट का, वो कैसे बना? सल्फेट और बेरियम से, ठीक है. द अदर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज सोडियम क्लोराइड, जो कि सॉल्यूशन में रिमेन है. तो सच रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है. तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एग्जैक्टली क्या रिएक्शन है? जहां पे एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है, राइट? एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है. तो आपसे कई बार पूछ लेता है डिफाइन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. So let us see this question number 15 from NCERT. What do you mean by precipitation reaction? Explain it with example. तो अगर यहाँ पे लिखा ना भी होता ना कि एग्जाम्पल दो, तब भी आपको एग्जाम्पल देना है, ठीक है. इट इज मैंडेटरी. सो व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? सो व्हेन टू रिएक्टेंट्स, दो रिएक्टेंट है, रिएक्ट and the product formed remains insoluble and settles as a solid is called precipitation reaction. अब यहां पे देखिए, बेरियम क्लोराइड जो एक्वस स्टेट पे था, सोडियम सल्फेट जो एक्वस स्टेट पे था, ये रिएक्शन होती तब है जब ये दोनों एक्वस स्टेट पे होंगे, क्योंकि उसी केस में एक्सचेंज ऑफ आयंस हो सकता है, राइट? तो ये बेरियम सल्फेट बनाएगा जो कि प्रेसिपिटेशन फॉर्म में है नीचे, और साथ में NaCl एक्वस फॉर्म में घुला रहेगा. Same reaction can also be with AgNO3 plus NaCl gives AgCl plus NaNO3. I hope this is clear to you. What do you observe when a solution of potassium iodide solution is added to a solution of lead nitrate? Give the type of reaction. तो अभी हमने देखा lead nitrate है, हम पे lead nitrate है, पोटेशियम आयोडाइड है, दोनों कलरलेस है. जब इसको डाला तो लेड आयोडाइड बनाया, पोटेशियम आयोडाइड, येलो प्रेसिपिटेट बनाया, येलो प्रेसिपिटेट बना, येलो प्रेसिपिटेट, ठीक है, येलो प्रेसिपिटेशन. सो इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो लेट अस टेक 13th क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी. द क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? राइट द इक्वेशन इज वेल. तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की जब मैं बात करता हूं, तो मैं बात कर रहा हूं कि मेरा मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस करेगा लेस रिएक्टिव मेटल को, ठीक है, लेस रिएक्टिव मेटल को फ्रॉम इट्स सॉल्ट, जो कि एक्वस सॉल्यूशन में होगा.
एक्वस स्टेट में होना चाहिए। तो इन केस में आयरन जो मोर रिएक्टिव है कॉपर से, वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और खुद कंपाउंड बना लेगा। सो व्हाट दे आर राइटिंग, द रिएक्शन इन विच एलिमेंट डिस्प्लेसेस विच एलिमेंट displaces another element from the substance, okay, is called displacement. अब वो यहां बता रहा है कि more reactive element displaces less reactive element from solution, ये solution state पे होना चाहिए, right? So in displacement reaction one element displaces another and form a compound. अब देखो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था, अगर मेरा ए बी एक्वस स्टेट में है और यहां पे मैं सी को रिएक्ट करवा रहा हूं, तो ये ए जो है ए डिस्प्लेस हो जाएगा और सी बी बन जाएगा, है ना, प्लस ए बाहर आ जाएगा। तो यहां पे क्या हुआ, सी ने सिर्फ डिस्प्लेस किया है सॉल्यूशन में से, ठीक है। वेयर एज व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट में दो प्रोडक्ट है, दोनों एक्वस फॉर्म में है, उनके आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, वो दो न्यू प्रोडक्ट बना रहे हैं, दे फॉर्म द न्यू प्रोडक्ट्स, ठीक है। उनमें से एक प्रोडक्ट जो है वो इनसॉल्युबल है, ठीक है, दूसरे प्रोडक्ट में, राइट। जैसे हमने देखा था BaCl2 एक्वस स्टेट कलरलेस था, सोडियम सल्फेट एक्वस स्टेट कलरलेस था, पर बेरियम सल्फेट जो था वो व्हाइट प्रेसिपिटेट बना रहा था NaCl के सॉल्यूशन में। सो दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको अगर आप लिखोगे तो कुछ ऐसे लिख सकते हो कि मेरे पे एक AB था, ये पॉजिटिव था, ये निगेटिव था, आयनिक कंपाउंड था। CD भी एक आयनिक कंपाउंड था, ये पॉजिटिव था, निगेटिव था। तो A चला गया D के साथ, A D के साथ चला गया और C चला गया B के साथ। तो यहां क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो गया और इनमें से कोई जो था वो इनसॉल्युबल था, प्रेसिपिटेट बना रहा था। इस टाइप की रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर। लेट अस सी दिस एक्टिविटी, एक्टिविटी 1.1। अब यहां पे आप देख रहे हैं क्या किया इन्होंने, इन्होंने लिया एक चाइना डिश और चाइना डिश में 1 ग्राम कॉपर पाउडर लिया, यहां पे ब्राउन कलर दिख रहा है आपको। उसने पूछा व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो जब मैं इसे हीट करूंगा, व्हाट आई ऑब्जर्व दैट इसका जो वो है कलर, देखो ब्लैक हो गया। ब्लैक क्यों हुआ, क्योंकि कॉपर ऑक्सीजन से मिलकर कॉपर ऑक्साइड बना रहा है, तो ये ब्लैक कलर है कॉपर ऑक्साइड का। दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर। अब कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि सर क्या ये ब्लैक कलर कॉपर से ब्राउन कलर, ब्लैक कलर कॉपर ऑक्साइड से क्या ब्राउन कलर कॉपर आ सकता है? यस, इट इज पॉसिबल. It can be reversed. If hydrogen gas is passed over heated material, that is copper oxide, the black coating of copper surface turn brown and this is a reversible reaction. तो कॉपर ऑक्साइड जो कि ब्लैक कलर था, इसमें हाइड्रोजन गैस अगर मैं पास कर दूं और हीट कर दूं तो ब्राउन कलर का ऑब्टेन हो जाएगा, राइट। अब इसमें रिएक्शन कौन सी हुई? ओके, सो व्हाट वी हैव सीन, आई एम जस्ट समराइजिंग इट, दैट this copper oxide, which is of green color, when it react with hydrogen, okay, and we heat it, we get a brown color of copper. अब यहां पे एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है, that is ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जिसको हम रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसको देखते हैं हम। तो रेडॉक्स दो वर्ड से बना है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। अब जरा इसको देखने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या मतलब है ऑक्सीडेशन, हम किसे समझें। तो सिंपल है, बहुत आसान है। ऑक्सीडेशन मतलब या तो ऑक्सीजन ऐड हो या हाइड्रोजन रिमूव हो या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। मैं यहां पे ये वाला कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। जबकि रिडक्शन क्या कह रहा है, रिडक्शन इसका अपोजिट कह रहा है कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो, है ना,
एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इस कॉन्टेक्स्ट में हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। कॉपर ऑक्साइड क्या बना रहा है? कॉपर। ठीक है, तो यहां हमने देखा कि कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन लूज किया है। ठीक है, तो इट अंडरगो रिडक्शन, इट अंडरगो रिडक्शन। ठीक है, अब यहां पे ये अगर मैं पूछूं कि भाई ऑक्सीजन सप्लाई कौन कर रहा है ना, ऑक्सीजन सप्लाई कौन कर रहा है? तो ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है कॉपर ऑक्साइड। तो ये कौन सा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी जिसका रिडक्शन होगा वो खुद में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब देखो, यहां देखो, हाइड्रोजन के केस में ऑक्सीजन ऐड हुई है ना, ऑक्सीजन ऐड हुई है, यानी इसका ऑक्सीडेशन हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि ये खुद में कौन सा एजेंट होगा? ये खुद में एजेंट होगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपको क्या याद रखना है कि जिस भी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है वो खुद में रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है वो खुद में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। यहां तक बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, राइट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नाउ लेट अस सी दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में हमें दिया जिंक ऑक्साइड। ठीक है, ये जिंक ऑक्साइड है, ये कार्बन से रिएक्ट कर रहा है, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आप देखो जिंक ऑक्साइड जो है, जिंक ऑक्साइड जो है वो क्या बना रहा है? जिंक। तो इसमें से ऑक्सीजन क्या हो रही है? हट रही है। तो ये जिंक ऑक्साइड का क्या हुआ? रिडक्शन। जबकि कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड में, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुई है। जबकि आप दूसरी रिएक्शन में देखो, HCl जो है, ये हमारा जो HCl है, ये क्या बना रहा है? क्लोरीन, है ना। तो इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है। तो अगर हाइड्रोजन रिमूव होता है तो इसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। जबकि MnO2 में जो है ये रिड्यूस हुआ है किस पे? आप देखो MnCl2 पे। सो MnO2 इज रिड्यूस टू MnCl2, राइट। तो आप इस तरीके से ऑक्सीडेशन रिडक्शन बता सकते हैं। लेट अस सी अनदर स्लाइड। तो एक बार रेडॉक्स रिएक्शन को डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन हम किसे बोलते हैं? ऑक्सीडेशन के लिए हमारे पे 3 क्राइटेरिया है। पहला, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तीसरा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, रिडक्शन का क्या क्राइटेरिया भाई? मैं रिडक्शन उसको कहूंगा जहां पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा, या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो कई बार ऐसी रिएक्शन आ जाती है जहां पे ना ऑक्सीजन होता है ना हाइड्रोजन होता है। जैसे सपोज सोडियम मेटल रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन से। ठीक है, और वो क्या बना रहा है? NaCl। बैलेंस कर लेते हैं इसको। अब यहां पे ना हाइड्रोजन है ना ऑक्सीजन है। अब इस केस में हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहली बात, हमारे जो रिएक्टेंट है वही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन शो करते हैं। तो अब हम इलेक्ट्रॉन के कंसेप्ट में देखते हैं। सोडियम ने NaCl बनाया, तो सोडियम ने क्या किया होगा? इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, है ना, लूज किया होगा इलेक्ट्रॉन। तो इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। अब क्लोरीन ने क्या किया होगा भाई? क्लोरीन ने गेन किया होगा इलेक्ट्रॉन, है ना। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, और जो गेन करता है वो क्या बनाता है? रिडक्शन। तो इसका हुआ होगा रिडक्शन। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन लूज या गेन या उसकी कितनी संख्या कम हो रही है, उसके बेस पे भी हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कहा जा सकता है। इसको जब बैलेंस करेंगे तो यहां भी 2 लग जाएगा। सो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा, राइट। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट।
ओके, सो लेट अस सी दिस एक्टिविटी। तो इस एक्टिविटी में क्या कहा जा रहा है, वेयर इन एक्टिविटी 1.1 वेयर अ मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ dazzling flame in air, that is oxygen, and changes into white substance magnesium oxide। तो पूछ रहा है is magnesium being oxidized or reduced। ठीक है, तो यहां पे आप देख पा रहे हो कि ये मेटल है, ये मेटल है। ठीक है, अब मैग्नीशियम जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। तो नेचुरल है, जब यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीजन के केस में क्या हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, रिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम का हो रहा है ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कौन सा एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होता है वो कौन सा एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट अस सी दिस क्वेश्चन व्हिच इज फ्रॉम अवर एनसीईआरटी। ठीक है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो हमारे को रिएक्शन दी थी, हमारे पे लेड ऑक्साइड था, कार्बन था, लेड बना, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अब सबसे पहले मैंने निकाला भाई कार्बन से बना कार्बन डाइऑक्साइड, तो भाई कार्बन का तो हो रहा है ऑक्सीडेशन, कार्बन का हो रहा है ऑक्सीडेशन, कार्बन का क्या हो रहा है, कार्बन का हो रहा है ऑक्सीडेशन। और लेड ऑक्साइड, भाई लेड ऑक्साइड ने तो ऑक्सीजन छोड़ दी, तो इसका हो रहा है रिडक्शन, है ना, रिडक्शन। तो मैंने आपको भी बताया था ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्टेंट के होते हैं। इसने क्या पूछा, लेड इज गेटिंग रिड्यूस, भाई लेड इज गेटिंग रिड्यूस क्या मतलब है, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, तो ये गलत है स्टेटमेंट। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सो कार्बन इज गेटिंग ऑक्साइड करेक्ट, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग। तो इसकी ट्रिक क्या है कि भाई जो भी आपको ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ढूंढने हैं वो आप रिएक्टेंट में ढूंढो। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस इज द करेक्ट आंसर विच वी हैव जस्ट सीन। तो हमने अभी देखा था कि ए ऑप्शन जो करेक्ट था। ठीक है, लेट अस सी द नेक्स्ट। नाउ लेट अस सी व्हाट एग्जैक्टली इज कोरोजन। व्हाट एग्जैक्टली इज कोरोजन, तो ये एनसीईआरटी से है पार्ट। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन दे आर न्यू। हम देखते हैं भाई वो न्यू होते हैं, पर जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे उनकी जो शाइनी है वो खत्म होती जाती है। आयरन के केस में ये रस्टिंग कहलाता है, जब उसकी ब्राउन कलर की कोटिंग चढ़ जाती है उस पर। सम मेटल्स ऑल्सो बिहेव लाइक दिस ऑल्सो, जिसपे कॉपर और सिल्वर आपके कोर्स पे है। तो हम इसे डिफाइन कैसे करेंगे, भाई व्हाट इज कोरोजन। तो आप कहेंगे व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड, इट इज सेड टू कोरोड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। राइट, तो हमने देखा ब्राउन कलर जो है वो कोरोजन कॉपर उसका, आयरन का, और ब्लैक कलर जो है वो सिल्वर का कोरोजन है, ग्रीन कलर जो है वो कॉपर का कोरोजन है। सो कोरोजन क्या करता है, डैमेज कर देता है हमारी कार की बॉडीज, ब्रिजेस एटसेट्रा। इससे प्रोटेक्ट होने के लिए हमें कई सारे मेथड है, जैसे आप गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, जैसे ग्रीसिंग कर सकते हैं, जैसे पेंट कर सकते हैं, तो उनसे हम अपने प्रोडक्ट्स को बचा सकते हैं। So let us see, this question is from NCERT. Explain the term corrosion. We have just seen it is a process in which material get deteriorated as a result of chemical reaction with moisture and other chemicals present in our surrounding. Generally metal corrode करते हैं आसानी से in presence of moisture. Example rust. Fe ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है प्लस कुछ वाटर मॉलिक्यूल से, तो ये बना रहा है Fe2O3.NH2O, जो कि हमारा फॉर्मूला है रस्ट का। ठीक है, तो इसको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, हमने आपको बताया गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन, व्हाट एग्जैक्टली इज गैल्वेनाइजेशन, आयरन के ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग कर देते हैं हम जिंक की, और जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है तो वो उसको बचा लेता है आयरन को। या आप पेंट कर लीजिए, पेंट कर लीजिए, या एलॉय बना लीजिए, आयरन के एलॉय बनते हैं स्टील, है ना, या आप ग्रीस भी यूज कर सकते हैं।
right? So we can summarize the reaction as follows. कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम में पता चल रहा है कि कंबाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे मल्टीपल रिएक्टेंट सिंगल प्रोडक्ट, मल्टीपल रिएक्टेंट सिंगल प्रोडक्ट। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन का अपोजिट है, मेरे पे एक सिंगल रिएक्टेंट था, मल्टीपल प्रोडक्ट बन गया। तो ये डिकम्पोजिशन अगर हीट से हो रही है तो बोलते हैं थर्मोलिसिस, लाइट की प्रेजेंस में हो रही है फोटोलिसिस, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हो रही है इलेक्ट्रोलिसिस। रिएक्शन हम पहले ही देख चुके हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहां पे मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव मेटल को फ्रॉम इट्स सॉल्ट। यहाँ पे सी जो है वो ए से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए ये ए को डिस्प्लेस कर देगा और ए आ जाएगा बाहर और सी बना लेगा बी के साथ कंपाउंड। डबल डिस्प्लेसमेंट में ए बी और सी डी दो कंपाउंड हैं और ए चला जाएगा डी के साथ, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो जाएगा और सी चला जाएगा बी के साथ, तो इसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है। तो इस तरीके से हम चार टाइप की रिएक्शन बता सकते हैं और रेडॉक्स तो हमारे पे अलग से है ही, जिसे मैंने एक्सप्लेन किया था। Right, so let us summarize now. So let us summarize now with this summary which is given in NCERT. Let us see. A complete chemical equation represent the reactant and product and their physical state symbolically. तो फिजिकल स्टेट भी बतानी है, रिएक्टेंट भी बताने हैं, प्रोडक्ट भी बताने हैं, तभी वो कंप्लीट इक्वेशन मानी जाएगी। देखिए अब एनसीईआरटी भी कह रहा है जो मैं आपसे कह रहा था, ठीक है। अ केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड so that the number of atoms involved in a chemical reaction सेम होंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड पे। और ये कौन सा लॉ फॉलो कर रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन मुझे कैसे पता चलेगी? बहुत आसान है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे पता चलेगी? अगर ए प्लस बी मिलके ए बी बना रहा है तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन अपोजिट है कॉम्बिनेशन के। डिकम्पोजिशन क्या है भाई? मेरे पे ए बी सी था, ये डिकम्पोज हुआ ए बी प्लस सी में। अब ये डिकम्पोजिशन कितने टाइप से हो सकता है हमने पढ़ा था। ये लाइट से हो सकता है, ये इलेक्ट्रिसिटी से हो सकता है, ये हीट से हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन आउट। अब हीट अगर दी जा रही है तो वो है एक्सोथर्मिक, और हीट अगर ली जा रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। देन वी हैव सीन एलिमेंट डिस्प्लेसेस। तो अब मेरे पे ए बी है प्लस में इसमें सी डाल रहा हूँ, और सी ज़्यादा अगर रिएक्टिव है तो ये बना देगा सी बी प्लस ए। मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड। Two different atoms or group of atoms are exchanged and double displacement takes place. अगर मेरे पे था ए बी प्लस सी डी, ये क्या बना रहा है? ए डी प्लस बी सी। तो ये क्या बना रहा है? ये है ये सिंपली एक्सचेंज ऑफ आयंस कर रहा है। और यहाँ पे एक चीज नोट करिएगा, अगर वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो वो कभी भी रेडॉक्स नहीं होगी, रेडॉक्स नहीं होगी, ठीक है। प्रेसिपिटेशन भी बना लेता है, क्योंकि अगर प्रेसिपिटेट कर रहा है यानी इनसॉल्युबल सॉल्ट बन रहा है, जैसे हमने देखा था आपका बेरियम सल्फेट में। Reactions are also involved in gain or loss of electron, loss of oxygen and hydrogen, जिसके बेस पे हमने बताया redox. So reduction is the loss of oxygen and gain of hydrogen, जबकि gain of oxygen plus loss of hydrogen हमारा था oxidation. हमने यहाँ पे एक और ऐड किया पॉइंट कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं या गेन हो रहे हैं, तो अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो वो क्या है? अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन है, ठीक है, ऑक्सीडेशन है। और अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो यहाँ पे कर दीजिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो दैट्स इट, वी हैव रिवाइज्ड इसमें जो भी था कंटेंट। सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। तो हमने एक बार पूरा रिवाइज किया है। बेसिकली आपको एनसीईआरटी थॉरोली रिवाइज करनी है। एनसीईआरटी पढ़िए, ठीक है, उसकी रिएक्शंस लिख लिख के देखिए, बहुत ही आसानी से आप इनको मास्टर कर पाएंगे। So that's it for today. Bye bye. Take care. Keep learning, keep smiling, and don't forget to subscribe the channel. Bye, all of you.